प्रिय प्रतिभागियों, आ गया आपके सपनों को नया पंख लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा नव सृजित पद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यदि आप बनना चाहते हैं तो आज से ही लग जाइए, अभी से लग जाइए, कमर कस के लग जाइए, कमर कस के नहीं, अपने मस्तिष्क को संतुलित करके लग जाइए। और यदि आप बिना लिखित परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। तो आप यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन मौका है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव परीक्षा देकर, सिंगल पेपर का एग्जाम देकर और आप बन सकते हैं ऑफिसर, वो भी बिहार सरकार के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप ऑफिसर बन सकते हैं। और बिहार की जो बड़ी आबादी को शिक्षित करने का बिहार सरकार का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यह एक नया पद है, बीपीएससी द्वारा इसकी परीक्षा ली जाएगी, शिक्षा विभाग बिहार द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली गई है। हम बात करेंगे इसकी रिक्तियों के बारे में, योग्यता के बारे में, उम्र सीमा, परीक्षा का पैटर्न, वेतन भत्ते और मिलने वाली अन्य सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। तो अभी से लेकर 30-40 मिनट तक लगातार इस वीडियो को देखिए। इस एग्जाम के बारे में आपकी जो भी शंकाएं हैं, जो भी आपको दुविधा है, सारा दूर हो जाएगा और कल से आप तैयारी में लग जाइए। आज इस वीडियो को देख लीजिए, मटेरियल को जमा कर लीजिए और अपने आसपास मिलने वाले मार्गदर्शन को देख लीजिए, अपने दोस्तों के साथ गट्स बना लीजिए, तैयारी में लग जाइए, अपना सेल्फ स्टडी करिए, मार्गदर्शन लीजिए और तैयारी करिए। तो चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जो कि पहले इस पद का नाम नहीं सुने थे, ये क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो आप जैसा कि जानते हैं, पहले के ज़माने में हम देखते थे कि स्कूल इंस्पेक्टर हुआ करते थे और स्कूल इंस्पेक्टर हर स्कूल की जांच करते थे आके, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे उनसे सवाल करते थे। और आपने यह भी कहानी में पढ़ा होगा कि मास्टर साहब उस दिन क्या करते थे कि जो अच्छे बच्चे हैं, तेज क्लास में पढ़ने वाले, उनको अच्छे कपड़े पहना के आगे बिठाते थे और जो थोड़ा सा कम पढ़ने में तेज है या बोंदू टाइप का विद्यार्थी, उसको पीछे बिठाते थे। लेकिन कभी कभी स्कूल इंस्पेक्टर साहब क्या करते थे कि पीछे से ही सवाल पूछने लगते थे। बाद में उसका पद जो है क्रिएट करके एजुकेशन एक्सपेंशन ऑफिसर किया गया। अभी अपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार सरकार ने ब्लॉक एजुकेशन एक्सपेंशन ऑफिसर यानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का पद जो है वो सरेंडर कर दिया है। यानी अब इन पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं की जाएगी, नई भर्ती नहीं होगी। जो लोग पहले से कार्यरत हैं वो रहेंगे और इन पदों पर अब भर्ती नहीं होगी, जो प्रत्येक प्रखंड में एक बीओ होता था। तो कहीं ना कहीं वही स्कूल इंस्पेक्टर साहब या प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के स्थान पर एक नया पद आ गया है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारे ख्याल से इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बिहार जैसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, बिहार जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर प्रारंभ से हम बुनियादी शिक्षा को, जो मूलभूत शिक्षा है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, उसको यदि उपलब्ध हम नहीं करा पाते हैं तो बिहार में क्या होगा? बिहार के युवाओं में बेरोजगारी होगी, उनका कौशल विकास नहीं हो पाएगा, वो पलायन को मजबूर रहेंगे और देश में अलग अलग जगहों में काम खोजने के लिए जाएंगे और काम खोजते हुए इधर उधर भटकेंगे। तो इससे अच्छा है कि प्रारंभिक समय से ही, बचपन से ही, बालपन से ही एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाए, जिसके लिए आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल के वर्षों में काफ़ी कुछ प्रयास किए गए हैं। नई नई नियुक्तियां की गई है। शिक्षा व्यवस्था में जो पुराना ढर्रे पर चल रही जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम था उसको दुरुस्त किया गया, स्कूलों के नियमावली में बदलाव किया गया, शिक्षक लोगों को समय पर कैसे स्कूल आए उसका अटेंडेंस का सिस्टम बनाया गया, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के विकास के लिए जो पुराने ढर्रे पर शिक्षा चल रहा था उसको, उसमें नवोन्मेषी यानी इनोवेटिव आइडिया देने के लिए
कैसे शिक्षा का विकास हो, कैसे हमारा बेसिक शिक्षा मजबूत हो, कैसे हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकें। तो इसके लिए अब जांच अधिकारी नहीं, जो स्कूल इंस्पेक्टर होते थे वो केवल जांच करके चले जाते थे, बल्कि अब व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, और इसके लिए एक बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए सहायक शिक्षा विकास, अब शिक्षा जांच नहीं बल्कि शिक्षा विकास, अब ये शिक्षा का विकास करेंगे, यानी एजुकेशन का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस प्रकार के पदाधिकारी की ज़रूरत पड़ी। बेहतरीन अवसर है, और इस वैकेंसी के जरिए काफ़ी मात्रा में, यानी 935 सीटों की वैकेंसी आई है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगे हुए हैं, तो आप तैयार हो जाइए। इससे भी बढ़िया पद आ गया है और अच्छा वेतनमान का पद है। इस पद पर नियुक्त होके आप एक अच्छा अपने जीवन के साकार कर सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं, और आगे का भी मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो इस पद को प्राप्त करके आप अपने सर के ऊपर से बेरोजगारी का ठप्पा हटाकर और एक सक्सेस पर्सन के रूप में अपने आप को दुनिया के समक्ष रखते हुए आप आगे की तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया था। सबसे पहले मैंने अपने ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लगाया और मैं एक सिपाही के जॉब से प्रारंभ करते हुए ऑफिसर तक पहुंचा। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है, इसकी कहानी कभी बाद में बताऊंगा। कितना सीट है, आरक्षणवार कितनी रिक्तियां हैं, ये सब आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। इस तरह का नोटिफिकेशन निकल गया है, बीपीएससी के साइट पर देख सकते हैं, और विभिन्न शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप में ही आज ही से ये फॉरवर्ड होने लगा है मैसेज, कल तक सब जगह चला जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, इसमें कोटिवार यानी कैटेगरी वार वैकेंसी का वर्णन किया गया है। प्रत्येक कोटि में अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि किसमें कितना है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, और इस एक ही सीट के लिए आप जद्दोजहद में लगे हुए हैं। 935 सीट है, जिनमें से आप एक सीट पक्का कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम अब बात करते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में करेंगे, इस क्लास में हम क्या क्या बताएंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट देख लीजिए। सबसे पहले हम वेतनमान की बात करेंगे, चूंकि ये जरूरी है। हम जिस सर्विस को करने जा रहे हैं उसका वेतन कितना होगा, वेतन काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज सेवा और जो शानो शौकत है या नौकरी का जो ऑफिसर बनने का जो जज्बा है, जुनून है, और समाज में हमारी जो पूछ बढ़ती है, हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन बढ़ता है, वो सब है। लेकिन सैलरी कितना मिलता है ना, यह बहुत बड़ी बात होती है। सैलरी पर बात करेंगे। फिर शैक्षणिक योग्यता, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद उम्र सीमा की बात करेंगे। ये काफ़ी हॉट इशू रहता है, बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं। आज भी हमारे पास कम से कम 7-8 कॉल आया कि उम्र सीमा में क्या छूट रहेगा, क्या बिहार सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनको उम्र सीमा में छूट मिलेगा। टीचर लोग ज़्यादातर जो अभी नए नए भर्ती हुए हैं, तो उनके द्वारा ये क्वेरी है कि क्या हम लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पहले का प्रावधान कुछ और था, अब कुछ और है, बदल गया है। तो इस संबंध में भी बात करेंगे। फिर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से आप इस पद को पा सकते हैं। उसके बाद परीक्षा की योजना की बात करेंगे, किस प्रकार का प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। फिर सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस यहाँ जिस तरह से दिया गया है विशेष तौर पर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको डिकोडिंग कर दिया है, डिकोड करके बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है। फिर रणनीति के बारे में बताएंगे, तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप इसमें सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ने होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और की टू सक्सेस, कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसे वो तंत्र मंत्र नहीं, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उसका एक अपना अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, और एक सफलता का फार्मूला होता है, ठीक है। और वो फार्मूला कहीं ना कहीं वो विकसित करता है या कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम वेतनमान का ही चर्चा कर लेते हैं कि वेतनमान क्या होगा। तो वेतनमान, जैसा कि आप वैकेंसी में ही देखेंगे कि ये इसका जो वेतनमान है ये लेवल 5 का पद है, यानी 7th पे कमीशन के अनुसार से अगर हम देखें 7th पे कमीशन के अनुसार से, तो इसमें पे मैट्रिक्स जो है, तो पे मैट्रिक्स के अनुसार से ये लेवल 5 में है, ठीक है। और लेवल 5 को अगर 6 पे कमीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रेड पे जो होता था तो वो 2800 का ग्रेड पे होता था।
यानी 2800 ग्रेड पे में स्टेशन मास्टर, गार्ड ये सब आते थे, तो वो वाला पद है। ठीक है, तो बिना इंटरव्यू दिए, बिना लिखे एग्ज़ाम जो है, कोई वर्णनात्मक प्रश्न नहीं लिखना है, बिना लिखित परीक्षा दिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव परीक्षा पास करके आप लेवल 5 को पद पा जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मौका है और कम बड़ी बात नहीं। हालांकि ये नॉन गजेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है, राजपत्रित पदाधिकारी जैसा पद पाने के लिए, गजेटेड ऑफिसर का पद पाने के लिए आपको बीपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक है लेवल 5 का जो बेसिक है वो कितना है, 29,200 बेसिक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस बेसिक में और भी कई तरह की चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, जिसके कारण ये वेतन जो है जाकर 45-50 हज़ार चला जाता है। तो आप देखिए कि क्या क्या इसमें जुड़ सकता है। तो इसमें जुड़ेगा आपका 16,060 रुपया, 16,060 रुपया जुड़ेगा डीए यानी डियरनेस अलाउंस, जो कि वर्तमान में इसका 55% रेट है। हर साल 2 बार ये रिवाइज होता है, कभी 2%, कभी 3%। ठीक है, 6-6 महीना में ये बढ़ते रहता है। आज यदि 55% है तो ये दुर्गा पूजा के बाद जाके हो सकता है ये 56 या 57% हो जाए। ये बढ़ते रहता है, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा आपका वेतन भी बढ़ता रहेगा। वेतन 2 तरीके से बढ़ता है, एक तो डीए से बढ़ता है और प्रत्येक साल इसमें इंक्रीमेंट मिलता है। तो इंक्रीमेंट के बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इंक्रीमेंट बढ़ेगा। तो 16,060 रुपया डीए मिलेगा 55% के हिसाब से। उसके बाद जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा, अगर आप 7.5% के दर से देखें, एचआरए का रेट होता है और एचआरए का अलग अलग रेट क्या है उसको थोड़ा पहले समझ लें। एचआरए रेट, ठीक है, तो 20% पटना के लिए है, ठीक है, 10% अन्य शहरों के लिए है, ठीक है, अन्य बड़े शहर जो नगर निगम वाले शहर हैं, और 7.5% जो है अवर्गीकृत शहर के लिए है, और 5% जो है ग्रामीण के लिए। ये वर्तमान एचआरए है जो बढ़ के अभी हुआ है। पहले 16 था, 16, 8, 6 और 4 था। पहले क्या था, 16%, 8%, 6% और 4%। अभी बढ़ा दिया गया है 20%, 10%, 7.5। जिनकी पोस्टिंग दिल्ली में होगा उनको 30% एचआरए मिलेगा। इस कारण से वेतन वैरी भी करते रहता है, ठीक है। तो चूंकि ये प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद है, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपका इस लेवल में, यानी आपका जो एचआरए का लेवल हो वो ये हो, क्योंकि ज़्यादातर अवर्गीकृत शहर में, जैसे प्रखंड मुख्यालय में आपकी पोस्टिंग होगी, अगर जिला में होगा तो आप इसमें आ सकते हैं, और कुछ लोगों की पोस्टिंग पटना में भी हो सकती है, तो उसको 20% एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, अगर 7.5% के दर से देखें तो 2,190 रुपया आपको एचआरए मिलेगा, 2,190 रुपया एचआरए मिलेगा। इसके साथ क्या मिलेगा, तो 1,000 रुपया मेडिकल मिलेगा। फिलहाल अभी हम इतना ही रखते हैं, लेकिन अगर आपका पटना में पोस्टिंग होता है, तो पटना में पोस्टिंग होता है तो 2 चीज़ मिलेगा। एक तो डीए है, तो डीए कितना बढ़ जाएगा, तो डीए जो है आपको लगभग 4500 मिलेगा, 4500 समथिंग जो है मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो है 1,500 रुपया प्लस डीए, 1,500 रुपया प्लस डीए, तो डीए कितना है 55%, तो इसका हो 2350 रख लेते हैं, 2300। तो इतना जो है आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब इतना मिलेगा, यानी कहने का मतलब है लगभग जो है कितना, तो 5 से 6 हज़ार आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, 5 से 6 हज़ार ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आपके गांव में पोस्टिंग होता है तो कितना मिलेगा, तो ये कुल मिला के अगर इसको जोड़ दें तो 48,450 रुपया होता है, 48,450 रुपया। लेकिन इसमें से कटौती भी होगा। कटौती क्या होगा, जो आपका बेसिक है और उसका डीए, बेसिक और डीए का 10% एनपीएस के रूप में कटौती होगा, ठीक है। और एक सीजीआईएस कटता है, ग्रुप बीमा करके सीजीआईएस, ठीक है, 120 रुपया कटता है। तो कितना आपका कट जाएगा, 4526 रुपया और 120 रुपया, 4526 रुपया और 120 रुपया। और ये दोनों अगर माइनस कर दें
तो माइनस कर देने के बाद हमारे हाथ में कितना बचता है, तो 43,804 रुपया बचता है। ये आपको वेतन मिलेगा 43,804 रुपया। लेकिन अगर यही आपकी पटना में पोस्टिंग हो जाती है तो पटना में पोस्टिंग हो जाने के बाद इसमें 5,000 और जोड़ लीजिए, 5,000 या 5,500 जोड़ लीजिए, तो लगभग 46,000 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर ये वाला में होता है, नगर निगम वाला में होता है, तो आप 3,500 और जोड़ लीजिए, यानी लगभग जो है 46,000 रुपया समथिंग जो है आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। सैलरी दो प्रकार का होता है, एक ग्रॉस पे होता है, ग्रॉस पे में कटौतियाँ नहीं, डिडक्शंस नहीं होते हैं, और डिडक्शन जो है कई प्रकार के होते हैं, इनकम टैक्स भी कुछ लोगों को देना पड़ता है, तो वो कट के जो होता है वो नेट सैलरी होता है। तो नेट सैलरी आप मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पोस्टिंग के आधार पर अलग अलग जगह पर 44,000 से लेके 48,000 तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका वेतनमान होगा। और मैं समझता हूँ कि एक आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए, अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करते हुए आगे बढ़ने के लिए ये वेतन काफ़ी अच्छा है। सरकारी सेवा में ये वेतन मिल रहा है तो कम बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आगे आइए कि शैक्षणिक योग्यता, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो एकदम सीधे तौर पर किसी भी प्रकार से जिसने ग्रेजुएशन किया हो, जिसने भी ग्रेजुएशन किया हो किसी भी स्ट्रीम में, जैसे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए किसी ने बीए किया है या बीएससी किया है या बीटेक किया है या बीसीए किया है या जर्नलिज्म का कोर्स किया है, किसी भी कोर्स में, किसी भी स्ट्रीम में और किसी भी यूनिवर्सिटी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्नातक के साथ साथ समकक्ष भी लिखा हुआ है। इवन कि आपको हिंदी और संस्कृत बोर्ड का भी अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो डिग्री को लेकर कोई शक नहीं है, किसी भी प्रकार का ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, कोई भी स्नातक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप इसको भरिए। लेकिन बीपीएससी का परीक्षा भरने के लिए ये जरूरी है कि आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। एपियरिंग में आप नहीं भर सकते हैं, बीपीएससी का कोई भी वैकेंसी आप एपियरिंग में नहीं भर सकते हैं। अब आइए उम्र के बारे में बात करते हैं। तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, तो न्यूनतम उम्र सीमा है आपका 21 वर्ष। 21 वर्ष न्यूनतम है, यानी आपको कब, एक आगे मैं चर्चा करूंगा, 1/8/2025 को, 1 अगस्त 2025 को 21 साल के हो गए हों। ठीक है, तो न्यूनतम तो 21 साल है। अब अधिकतम की बात करते हैं कि अधिकतम कितना होना चाहिए। तो जो अनरिजर्व्ड है, यानी जिसको जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी का यदि मेल कैंडिडेट है जो पुरुष है, ठीक है, तो उसके लिए 37 वर्ष है। 37 वर्ष तक अधिकतम उम्र सीमा, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 साल तक है। ठीक है, हालांकि इसमें कई प्रकार के छूट भी हैं, कुछ लोगों को छूट भी दिया गया है। उसमें बिहार सरकार में सेवा करने वाले लोगों को छूट दिया गया है, दिव्यांग लोगों को छूट दिया गया है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको छूट दिया गया है। यहाँ पर महिला को भी, जो अनारक्षित वर्ग की महिला है उनको भी छूट है, क्योंकि अनारक्षित वर्ग जो जनरल कास्ट का जो पुरुष है वो 37 वर्ष, लेकिन जनरल कास्ट की जो महिला है उसके लिए 40 वर्ष, यानी 3 वर्ष इनको छूट दिया गया है। ठीक है, तो जनरल कास्ट में 2 वर्ग हो गए, पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष। ठीक है, अब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये बीसी बैकवर्ड कास्ट, और ये हो गया ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, या एमबीसी भी बोलते हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको एनेक्सर 1 बोलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एनेक्सर 1, और इसको जो है एनेक्सर 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 40 वर्ष, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, यानी बैकवर्ड कास्ट का पुरुष, बैकवर्ड कास्ट का महिला, ईबीसी का पुरुष, ईबीसी का महिला, दोनों के लिए 40 वर्ष। और एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। अब आइए छूट की बात करते हैं कि इसके बाद भी
यानी मैक्सिमम एज हो गया SC ST के लिए 42 साल, तो इसके बाद भी क्या भर सकते हैं, तो कुछ लोगों को इसमें भी छूट है। तो उम्र की गणना कब से की जाएगी, 1/8/2025 को, अधिकतम और न्यूनतम दोनों, यानी इस तारीख को ना तो आपको अधिकतम उम्र सीमा जो अलग अलग है 37 वर्ष से लेकर 42 वर्ष उससे अधिक होना चाहिए, और ना ही 1/8/2025 को 21 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, अब है उम्र में छूट। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में रहता है और लोगों के मन में जो सवाल रहता है और ज़्यादा कॉल आते हैं, ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो इसी में है कि बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक, ठीक है, कि अधिकतम उम्र सीमा में कितना छूट है। तो ये देखिए, अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट है, और ये छूट अपने अपने कैटेगरी में है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई जनरल कैटेगरी में है तो उसका जो उम्र सीमा में छूट होगा, यदि वो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक होगा, तो 37 + 5 बराबर 42 साल तक के उम्र तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु यदि वो SC ST कैंडिडेट है तो SC ST कैंडिडेट के लिए 42 साल तो ऐसे ही है, चूँकि 37 साल नॉर्मल और प्लस 5 साल का उसका कैटेगरी के लिए छूट है, तो 37 × 5 = 42, और 5 साल जो है अगर सरकारी सेवा में है तो उसके लिए छूट हो जाएगा, यानी कुल मिला के 47 वर्षों तक वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आगे विश्लेषण करूंगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, वो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक कौन कहलाएंगे, इस पर भी हम अगला स्लाइड में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए कि छूट की कैटेगरी में कुछ और लोग शामिल हैं जिनमें दिव्यांग हैं। तो दिव्यांग को भी अधिकतम 10 वर्ष का छूट है, इनको जो है 10 वर्ष का छूट है। यानी कहने का मतलब है इसमें भी कैटेगरी जोड़ा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जनरल कास्ट का है और वह दिव्यांग है तो 37 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 47 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं अगर SC ST में कोई दिव्यांग है तो SC ST में कितना है, 42 + 10 बराबर 52 वर्ष तक की उम्र तक वो फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई SC ST का दिव्यांग है तो उसको 52 वर्षों तक की छूट दी गई है, यानी 52 साल के भी हो जाएंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के लिए भी छूट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या छूट है, तो इनको 3 वर्ष का छूट है, 3 वर्ष, और इसमें इनकी सेवा अवधि को भी एडजस्ट किया जाएगा। परंतु यहाँ पर बाउंडेशन ये है कि 57 वर्ष के उम्र से पहले तक वे फॉर्म भर सकते हैं। यदि 57 साल के हो गए हैं, 57 साल क्रॉस कर गए हैं, तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए 60 साल में वैसे ही रिटायर हो जाना है, 60 साल में रिटायर हो जाना है, तो ऐसे में 57 साल के यदि हो गए हैं तो परीक्षा लेने में और भर्ती प्रक्रिया में 1 साल तो लग ही जाएंगे। तो यानी 2 साल कम से कम अगर सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो फिर भर्ती का क्या फ़ायदा होगा, सरकार को भी इतने संसाधन खर्च करना पड़ता है। तो भूतपूर्व सैनिक को उनका जो है, जो जिस कैटेगरी में है और वहाँ से उनकी सेवा अवधि को जोड़कर और इसके अतिरिक्त 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं कि बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक कौन कहलाएंगे, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। बिहार सरकार के नियमित सरकारी कर्मचारी, बिहार सरकार के नियमित, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि कौन होंगे, और ऐसा कन्फ्यूजन क्यों है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, कन्फ्यूजन की स्थिति इसलिए है कि इसमें पहले कुछ अलग प्रावधान थे। पहले क्या प्रावधान थे कि अगर बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक है तो नियमित सरकारी सेवक उसको कहा जाता था जिन्होंने अपने परमानेंट नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति भी पहले 2 प्रकार का होता था, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। तो बहुत बार क्या होता था कि अस्थाई भर्ती भी की जाती थी, परंतु अगर कोई पद अस्थाई है और अस्थाई भर्ती हो गया और वहाँ से उन्होंने 3 वर्षों की निरंतर मतलब कि सेवा में 1 दिन का भी टूट नहीं होना चाहिए, यानी 1 दिन भी वेतन बंद नहीं होना चाहिए। तो निरंतर अगर सेवा कर लिए हैं तो उसे माना जाता था बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक। ठीक है, और इसे क्या है कि 5 वर्षों का
छूट मिलता था, 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट मिलता था। परंतु इन्हें क्या है कि अवसर की कोई सीमा नहीं थी। अब क्या हो गया है, अब हो गया है अवसर का प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी बिहार सरकार के कोई सरकारी कर्मी है तो उसको 5 वर्ष का छूट तो मिलेगा, 5 वर्ष का उम्र सीमा में रिलैक्सेशन तो मिलेगा, परंतु क्या है कि ये 5 बार ही एग्जाम दे सकते हैं, 5 बार परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और ये परीक्षा 5 बार कब से, अगर पहले से कोई कार्यरत हैं तो उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग का जो संकल्प है, जो आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा, उससे पहले यदि कोई परीक्षा दिया है तो इसकी गिनती नहीं की जाएगी। उस संकल्प की जो तिथि है उसके बाद से काउंट किए जाएंगे कि आपने कितनी परीक्षा दी है। और अगर बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं तो 5 बार परीक्षा दे सकते हैं और आपको 5 साल की छूट मिलेगी। जैसा कि हमने बताया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 37 और 5 42 जोड़ दीजिए, 42 साल तक आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। और अगर ओबीसी, ईबीसी और जनरल महिला हैं, ठीक है, तो इसके लिए 40 और 5 45 साल तक भर सकते हैं। और अगर एससी एसटी का पुरुष और महिला हैं तो इसके लिए 42 और 5 47 साल तक आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। ये कैटेगरी है। अब नियमित सरकारी सेवक किसे कहा जाएगा, तो आप अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो अब जो है क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। क्राइटेरिया क्या चेंज कर दिया गया है कि 3 वर्षों की जो निरंतर सेवा है ये वाला क्लाउज हटा दिया है। ठीक है, हटा दिया है। तो इसका मतलब है कि डे फर्स्ट से, यानी आज भी अगर किसी का ज्वाइनिंग होता है आज के डेट में, तो आज के डेट से ही वो बिहार सरकार का नियमित सरकारी सेवक माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि टीचर लोग जो शिक्षक हैं, शिक्षक फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, शिक्षक माने जाएंगे कि नहीं, ये आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा। क्योंकि ये प्रश्न इसलिए है कि बड़ी मात्रा में शिक्षक लोग भर्ती हुए हैं। ठीक है, और शिक्षा विभाग का ही वैकेंसी है। शिक्षा विभाग का वैकेंसी में अगर शिक्षक लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उन्हें उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा क्या होगा कि उन लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। क्योंकि क्या है कि टीचर भी बने हैं तो वो भी कहीं ना कहीं यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते थे, बहुत सारे तमाम सारे जनरल कंपटीशन दिए, परंतु उनमें से सिलेक्शन नहीं हो पाया, या किसी का सिलेक्शन भी हुआ, उन्होंने शिक्षक जैसा महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करना उचित समझा, वे लोग शिक्षक बने हैं। और ऐसे करते करते उनका उम्र जो है 35 36 40 42 हो गया है, और तब जाके वो शिक्षक बने। तो शिक्षक बन गए तो उनका तैयारी भी अभी रनिंग में है, तो वो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 3 साल उसका हुआ नहीं। तो आप यदि वैकेंसी को देखेंगे, इसका जो रेगुलेशन को देखेंगे, तो ये 3 वर्ष का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जितने भी शिक्षक लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने पढ़ा है, ठीक है, ऐसा कोई सरकार का कोई वो नहीं है, कोई इसमें मनाही नहीं है कि नहीं भर सकते हैं। और जो शिक्षक लोग हैं उन्हें भी राज्यकर्मी मान लिया गया है, और जो भी आज से ज्वाइनिंग होता है तो वो भी भर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, कि ये जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, शॉर्ट में जिसे AEDO कहा गया है, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, तो उसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर हम दोनों बात बताएंगे, चयन की प्रक्रिया के बारे में भी बात करेंगे, और फिर हम जो है परीक्षा की योजना, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया कैसे होगा, लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा, और यह लिखित परीक्षा कैसा होगा, तो वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षा लिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो आजकल लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एक प्रश्न रहेंगे और उसके 4 मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे और उनमें से कोई एक सही होगा। यही आजकल पॉपुलर एग्जाम है। तो इसी एग्जाम के माध्यम से परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। साक्षात्कार को हटा दिया गया है, यानी जो इंटरव्यू लिया जाता है पदाधिकारियों की भर्ती के लिए बीपीएससी द्वारा, तो वो इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा।
ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि जो लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू और लिखित परीक्षा ये बहुत बड़ी बाधा है, तो ऐसे लोग यहाँ से ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए, अब है क्या, कितने कैसा परीक्षा होगा, तो 3 पेपर होगा। ठीक है, 3 पेपर होगा। 3 पेपर, इसको आगे और हम विस्तार से बात करेंगे। तो सामान्य भाषा 100, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी कह दीजिए या जीके कह दीजिए, ये भी 100 रहेगा। 100 प्रश्न भी रहेगा, 100 मार्क्स भी रहेगा। ठीक है, सामान्य योग्यता जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग होगा, ये भी 100। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, 300 का एग्जाम होगा। टोटल जो है 300 का एग्जाम होगा, जिसमें से ये 100 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, बाकी 200 जो है इसी पर मेरिट बनेगा। ठीक है, कैसे मेरिट बनेगा इसको आगे हम चल देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहेगा, और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो जाने से विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी जो समझदारी वाला बात होती है वो होती है कि किसी भी तरह से तुक्का लगाने से आप परहेज करेंगे, या अगर तुक्का लगाएंगे भी तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे। तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, और निगेटिव मार्किंग भी भारी भरकम है, यानी 1/3। यानी एक प्रश्न अगर गलत होता है तो आपके सही प्रश्न में से 33.33% अंक जो है काट दिए जाते हैं। या सीधे शब्दों में ये कहें कि यदि आपका 3 प्रश्न गलत होता है तो जितना आप प्रश्न सही किए हैं उनमें से 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग है, और यही कारण है कि इस परीक्षा को काफ़ी सावधानी से देना है। और अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त हैं तभी उस प्रश्न को टिक आउट करें, और अगर तुक्का भी लगाना है तो समझदारी से लगाना है। तुक्का लगाने कैसे लगाया जाता है इस पर भी मैंने बहुत बार बताया है, आगे भी बताऊंगा। अब क्या है, हिंदी जो है वो क्या है, क्वालिफाइंग है। पहला जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश है, ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग कितना, 30%। ठीक है, 30% हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाइंग है। तो मुख्य रूप से जीएस और जीए यानी जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन और सामान्य मानसिक योग्यता इसको कह सकते हैं, ये 100 और 100 200 नंबर इसी पर मेरिट बनेगा। और यहाँ भी क्वालिफाई करना है। ये तो आपका हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाई 30% में कर गए, लेकिन इसका जो कितना भी अंक लाएं तो ये मेरिट में नहीं जुटेगा। परंतु यहाँ पर क्या है कि मेरिट वाले में भी ये आपका जो 200 प्रश्न है, 200 अंक का है, तो इसमें भी दिया गया है, अर्थात जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनके लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है। 40% यानी 200 नंबर में से 80 नंबर कम से कम लाना है। ठीक है, हालांकि 80 नंबर पर होना नहीं है, ये जो एक्चुअल जो कट ऑफ होता है वो काफ़ी ऊपर होता है। और एक बात और बता दूं कि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं आसान है, क्योंकि एक तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, यानी कोई भी इसको भर सकता है। आर्ट्स, साइंस, बीटेक या किसी भी प्रकार का जो ग्रेजुएशन डिग्री लिए हुए वो भर सकता है, तो कैंडिडेट्स की संख्या काफ़ी हो जाएगी। और दूसरा बात है, उम्र सीमा में भी छूट है, उसके कारण भी कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी। और यही कारण है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट रहेंगे तो कंपटीशन का नेचर काफ़ी टफ होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कट ऑफ कहाँ तक चला जाएगा, तो कट ऑफ कम से कम 80% तक चला जाएगा। ठीक है, 80%, कम से कम 75 से 80 तो मान ही लीजिए प्रतिशत तक जाने की संभावना है जनरल का कट ऑफ। उसी प्रकार अगर बीसी का देखें तो 36.5%, यानी इसमें क्या है, तो 36 दूना 72 और 1 यानी 73 नंबर इसको कम से कम लाना होगा। उसी प्रकार ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के लिए देखिए 34%। ठीक है, 34 मतलब कि 68 नंबर कम से कम लाना है। और एससी एसटी के लिए कम से कम 32%, यानी यहाँ पर मिनिमम मार्क्स भी लाना है। अगर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो कम से कम 64 नंबर जरूर लाना होगा, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके नीचे वाले को चाहे सीट खाली भी क्यों ना रह जाए सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि ये कट ऑफ काफ़ी ऊपर ही रहेगा। अगर एससी एसटी का भी कट ऑफ को अगर देख लें तो कम से कम 70% रहने की संभावना है। ठीक है, चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाला है तो इसकी उसी ढंग से तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की।
तो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होगा, सिंगल स्टेज का एग्ज़ाम होगा। और सिंगल स्टेज में कैसे होगा एग्ज़ाम, तो इसके 3 भाग होंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत देखेंगे तो इसके 3 भाग होंगे। 3 भाग कौन कौन होंगे, तो पहला होगा भाषा, सामान्य भाषा, और दूसरा होगा सामान्य अध्ययन, ठीक है, और तीसरा होगा सामान्य योग्यता, ठीक है। और तीनों जो परीक्षा होगा वो 2-2 घंटे का होगा। ये 2 घंटा, ठीक है, ये भी 2 घंटा और ये भी 2 घंटा, ठीक है। तो इसको भाषा हो गया। ये सामान्य अध्ययन जो है वो तो आप मान सकते हैं कि जीके का है, और ये जो है एप्टीट्यूड, ठीक है। भाषा के अंतर्गत देखेंगे तो इसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। भाषा को भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला होगा हिंदी, ठीक है, और दूसरा होगा अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी कितना होगा, तो 70 और अंग्रेजी होगा 30, यानी कुल मिला के 100 अंक रहेगा और 100 प्रश्न भी रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये क्वालिफाइंग है, 30% इसमें क्वालिफाई करना है। यानी अगर हिंदी की बात करें तो इसमें कम से कम 21 नंबर लाना है, और इंग्लिश की बात करें तो इसमें कम से कम 9 नंबर लाना है। तो ये भाषा है, इसमें क्वालिफाई कर गए तो इसका नंबर का आगे कोई महत्व नहीं है। आप आ जाइए जीके, तो जीके के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्या होगा, तो यहाँ भी 100 प्रश्न रहेगा और 100 अंक यहाँ रहेगा, ठीक है। और अगर जीके की बात करें तो बीपीएससी के हिसाब से अगर देखें तो इसको आप 7 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 7 विषय नॉर्मली इसमें रहेंगे, ठीक है। इस 7 विषय का हम आगे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे। और सामान्य योग्यता के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य योग्यता को भी 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैथ के प्रश्न रहेंगे, यानी अंक गणित के, और दूसरा रहेगा रीजनिंग के, ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो क्या है, 3 पिलर हैं इस तैयारी के। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसका 3 पिलर है। और 3 पिलर क्या है, जैसे आम कंपटीशन में 3 पिलर की बात करते हैं तो उसी तरह से 3 पिलर है। पहला है जीएस प्लस मैथ और प्लस रीजनिंग, यानी कोई नई बात नहीं है, इसमें भी यही 3 चीज़ है जो जनरल कंपटीशन की तैयारी में लोग तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं, उसी चीज़ को यहाँ भी पढ़ना है। अब चलिए सिलेबस का थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है वह है सामान्य भाषा, और सामान्य भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों से प्रश्न रहेंगे, यानी दोनों भाषा में आपको आधारभूत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश को देखें तो क्या रह सकता है। अगर हिंदी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से रहेगा व्याकरण, फिर रहेगा रचना, ठीक है, फिर रहेगा शब्द, वाक्य और वर्ण, ठीक है। एक तरह से व्याकरण के जो 3 भेद हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है, और रचना और व्याकरण। तो इसमें बेसिकली जो है विलोम शब्द रह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द रह सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, विशेषण, यही सब जनरली रहेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्यों का प्रयोग, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, यही सब बेसिकली रहेंगे जो हिंदी के प्रश्न में रहते हैं। उसी प्रकार अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच रह सकते हैं, और इसके साथ कॉम्प्रिहेंशन रह सकते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। कुल मिला के क्या होना चाहिए ना कि भाषा संबंधी जो प्रयोग है ना, जहाँ भी हम भाषा की प्रयोग करते हैं तो उसकी समझदारी होनी चाहिए, और विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है, ठीक है। हालांकि ऐसा तो विज्ञापन में लिखा नहीं, लेकिन मैं खुद से बोलता हूँ कि कम से कम जो इंग्लिश और हिंदी की जानकारी है वो 10th लेवल का होना चाहिए, यानी 10वीं कक्षा के स्तर तक
जो हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये बेसिकली यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं सामान्य अध्ययन, जो मूल पेपर है। सामान्य अध्ययन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें जीएस में पूछा जा सकता है। जीएस में देखिए, इसको अगर आप नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर अगर डिकोड करें तो यहाँ पर है सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का योगदान। ठीक है, कुल मिला के 10 भाग में बांट कर दे दिया है कि इतना चीज़ को आपको पढ़ के आना है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो कहीं न कहीं बीपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम ली जाती है, ठीक है, वही पैटर्न को यहाँ भी फॉलो किया गया है। ठीक है, और ये जो 10 चैप्टर है, इस 10 चैप्टर को छोड़िए, क्योंकि हम इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास बिहार का भी पढ़ेंगे, भारत का भी पढ़ेंगे। अगर भूगोल पढ़ेंगे तो भारत और बिहार दोनों का पढ़ेंगे। अगर हम इसको शॉर्ट लिस्टेड करें तो आपके मुख्य विषय कितने हो जाते हैं? मुख्य विषय की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए मुख्य विषय कितने हो जाते हैं जिसको कि आपको पढ़ना है। तो पहला तो आप पढ़ लीजिए, पहला पढ़ लीजिए भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? तो पढ़ना है 3 इतिहास है, प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना क्या है? फिर दूसरा नंबर में आप पढ़ लीजिए भूगोल। तो भूगोल में क्या है? तो भूगोल में भारत का भूगोल पढ़िए, सामान्य भूगोल पढ़िए, भौगोलिक शब्दावली वगैरह पढ़ लेना है। फिर विश्व का भी भूगोल पढ़ लीजिए और इसके साथ साथ बिहार का भूगोल पढ़ लीजिए। बिहार की नदियाँ, बिहार की स्थलाकृतियाँ, बिहार की कृषि, ये सब पढ़ लीजिए, बिहार का भूगोल। ठीक है, उसके बाद क्या है? सामान्य विज्ञान। तीसरा में है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है? सामान्य विज्ञान में वही आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कौन कौन आता है? तो भौतिकी और रसायन। लगभग आधे प्रश्न इससे रहते हैं। भौतिक में भौतिकी और प्लस रसायन। और दूसरा जो है जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस जिसको कहते हैं, जैविक विज्ञान। और जैविक विज्ञान में क्या रहेगा? तो मेनली बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, और फिर क्या पढ़ना है? तो चौथे नंबर में आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है, 5वें नंबर में क्या पढ़ना है? तो 5वें नंबर में आपको भारत और बिहार का अर्थव्यवस्था पढ़ना है और उसमें बदलाव। खास करके इसमें विशेष फोकस किया गया है कि आज़ादी के बाद बिहार के अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ है। तो बिहार का अर्थव्यवस्था और जो उसमें परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, तो उस परिवर्तन को देखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो 6ठे नंबर पर आ जाइए बिहार। क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, तो जैसा कि बीपीएससी में हम बिहार विशेष या बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, उसी प्रकार बिहार विशेष के अंतर्गत आपको बिहार का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, बिहार का प्राचीन इतिहास तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में जो बिहार का योगदान था, ठीक है, खास करके सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत योगदान था, स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, और फिर जो है आपको पढ़ना है बिहार का भूगोल, ये आगे उसमें पढ़ना ही है। ठीक है, और फिर 7वें नंबर में क्या पढ़ना है? तो समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स। यही 7 चैप्टर है, 7 सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना है, जो आमतौर पर हम बीपीएससी या बीएसएससी की परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, उसी को पढ़ना है। कोई नया है नहीं है, सिलेबस को केवल उस तरह से दर्शाया गया है, लेकिन मूल रूप से यही सब 7 चीज़ें रहेंगी और इन 7 चीज़ों के माध्यम से आप जो है 7 सब्जेक्ट का तैयारी करके इस परीक्षा में सफल हो सकते। अब बात करते हैं गणित का क्या सिलेबस रहेगा।
तो गणित का कुछ सिलेबस नहीं रहेगा, सीधा सीधी आप जो है क्या करिए कि आर.एस. अग्रवाल का किताब पकड़िए या एस.डी. यादव का किताब पकड़िए और उसको अगर बनाए हुए हैं तो फिर से रिवीजन कर जाइए, और यदि नहीं बनाए हुए हैं तो उसको सीखिए। मैथ सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आप 3 से 5 महीना में पूरा मैथ सीख सकते हैं। और क्या क्या सीखना है, तो इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम सीख लेना है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को सीख लेना है। फिर जो है दशमलव सीखना है, भिन्न सीखना है, प्रतिशत सीखना है, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ हानि, वर्गमूल, लघुत्तम, महत्तम, अभिकलन। तो ये सब इतना सीख लेना है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, परंतु मैथ जो हाईली प्रैक्टिस की चीज़ है, जैसे ही आप छोड़ देंगे तो उसमें हम भूल जाते हैं और फिर मैथ बनने में दिक्कत होने लगता है, या बना रहे हैं तो उसमें फंसने लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा भाग जो रीजनिंग है, तो रीजनिंग में क्या क्या है, जैसे सिमिलरिटी है ना, सादृश्य का सवाल रहेगा, समानता और भिन्नता का सवाल रहेगा, स्थान कल्पना का रहेगा, समस्या का समाधान रहेगा, विश्लेषण रहेगा। ठीक है, मेमोरी का प्रश्न रहेगा, फिर विभेद रहेगा, अवलोकन रहेगा, तर्क शक्ति रहेगा, कूट रहेगा। ठीक है, फिर जो है गैर शाब्दिक है ना, जिसको नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग, चित्र वाले प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से मैथ और रीजनिंग जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से पढ़ते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप प्रतियोगिता दर्पण या रीजनिंग वाले जो सेट आते हैं उसमें आप बना सकते हैं। रीजनिंग का जो बुक मार्केट में मिलता है तो उससे भी आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, ये भी प्रैक्टिस वाली चीज़ है। और परीक्षा हॉल में ऐसा भी रीजनिंग आप बना देंगे जो कि आपने कभी नहीं बनाया होगा। और इसके लिए थोड़ा सा रीजनिंग भी क्या है, तो कहीं ना कहीं ये मैथ पर डिपेंड है। अगर मैथ आपने अच्छा से सीख लिया तो रीजनिंग भी आपका अच्छा बन जाएगा। अब क्या है, 2 चीज़ बच गया है, एक तैयारी की रणनीति, कि क्या रणनीति होनी चाहिए, और दूसरा है कि कौन कौन सा बुक आपको हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम क्या है चेकलिस्ट देख लेते हैं कि फॉर्म भरना है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है आपको 27 अगस्त 2025 से। तैयार हो जाइए। ठीक है, आज 23 अगस्त है, 27 अगस्त को फॉर्म भरा जाएगा और इसकी समाप्ति कब होगी, तो 29/9/2025 को ये समाप्ति होगी। यानी मूल रूप से इसमें 1 महीने का समय दिया गया है, और 1 महीना के समय के लिए आपको करना क्या है, तो अभी से जो भी वांछित प्रमाण पत्र है उनको देख लेंगे, फोटो अपना एक रख लेंगे। ठीक है, और फ़ी जो है 100 रुपया कर दिया गया है बिहार सरकार के लिए। किसी भी बिहार सरकार का कोई भी एग्ज़ाम होगा, फीस मात्र 100 रुपया लगेगा। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझ लेना है, कई बार इसमें गलती हो जाती है तो विद्यार्थी मुसीबत में फंस जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के लिए जो आपका नोटिफिकेशन है तो इसको काफ़ी गौर से देख लेंगे। अगर कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तैयारी की रणनीति का। ठीक है, तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो तैयारी की रणनीति के लिए आपको हम यहाँ 3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक जो है, पहला है पढ़ने के तरीके, कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। आज मैं इन्हीं 3 चीज़ पर बात करूँगा। तो पढ़ने के तरीके क्या हैं कि आप जो भी सिलेबस में दिया गया है या मैंने जो भी बताया है अभी, कुल मिला के 7 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग को मिला देंगे तो 9 हो जाएगा, हिंदी को मिला देंगे 10 हो जाएगा, और इंग्लिश को मिला देंगे 11 हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, परंतु क्या है कि उसमें भी यदि फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं हुए, तो कितना भी आप स्कोर कर लें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को भी हल्का नहीं लेना है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश को भी आप 10वीं स्तर तक यदि पढ़े हैं तो आप अपने आप को रिवाइंड करिए और वहाँ ले जाइए और कुछ कुछ चीज़ों को देख लीजिए। कम से कम जो है जो बेसिक जानकारी है उसको देख लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है इसके लिए कोई अगर बुक वगैरह निकलेगा मार्केट में तो उसको भी देख लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन अगर जो है 4-5 दिन इसमें समय दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। 4-5 दिन शुरुआत में और 4-5 दिन एग्ज़ाम के समय में। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। अब पढ़ने के तरीके क्या है, तो जो भी आपको हमने बताया है जो सिलेबस है, तो उसको सबसे पहले क्या है कि सेल्फ नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। सेल्फ नोट्स,
ठीक है, सेल्फ नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। और सेल्फ नोट्स कैसे बनेगा, तो पहले आप बुक को पढ़िए, ठीक है, और फिर उसको लिखिए, ठीक है, और फिर जो है उसको सोचिए, और फिर मित्रों के साथ उसका विमर्श कीजिए, ठीक है, और फिर क्या है, पुनरीक्षण कीजिए, यानी रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसा होना चाहिए, एक तो डेली रिवीजन होना चाहिए, 24 घंटा में जो पढ़े हैं हम शाम को एक बार सोने से पहले ज़रूर उसे देख लें, और फिर जो है वीकली रिवीजन होना चाहिए, मंथली रिवीजन होना चाहिए, और एग्ज़ाम के समय में काफ़ी इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। ये रिवीजन काफ़ी पावरफुल चीज़ है, रिवीजन होना चाहिए। और फिर जो है अभ्यास, अभ्यास के लिए है जो मॉडल सेट इसके मार्केट में निकलेंगे, ठीक है, उसका अभ्यास करना, ठीक है, जीके का प्रश्न सॉल्व करना, मैथ बनाने की कोशिश करना, और रीजनिंग बनाने का प्रयास करना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऐसा करके आपका जो नॉलेज का पावर है वो काफ़ी मजबूत होगा। तो पढ़ने के ये तरीका आप अपनाइए, अपना नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। अब कितना घंटा पढ़ना है, तो कितना घंटा पढ़ना है इसके लिए हमारा सीधा फार्मूला है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं है। आप क्या है कि 10 ही घंटा पढ़िए, मात्र 10 घंटा पढ़िए, और 10 घंटा पढ़िए, 8 घंटा की अच्छी नींद लीजिए, और 6 घंटा में आप मनोरंजन कीजिए, खेल कीजिए, और अन्य दैनिक कार्य हैं, मार्केट जाना हो तो ये करिए, लेकिन कम से कम 10 घंटा जरूर आप दीजिए। ये एक फार्मूला है और बहुत ही सक्सेसफुल फार्मूला है। ये क्या है, इस फार्मूला का नाम है 10 + 8 + 6। तो 10 घंटा कम से कम पढ़िए। परंतु जो जॉब में हैं उनको 10 घंटा समय नहीं मिलेगा, उसके पास बोनस पॉइंट ये होगा कि वो जॉब में है तो उनके पास अच्छी खासी जानकारी का बैकअप है। तो उनसे मेरा होगा कि आप जो है जॉब में जाते हैं तो आपका 10 घंटा तो यही चल गया, बाकी बचा 12। तो 12 में आपको सेक्रीफाइस क्या करना है कि आप जो है इसमें से सोने में तो कमी नहीं करना है, 8 घंटा तो सोना ही सोना है, ठीक है। तो कम से कम आप 3 घंटा जरूर पढ़िए, और 1 घंटा आप जो है इधर उधर का समय में व्यतीत कीजिए, ठीक है। चूँकि आप ड्यूटी पर जा रहे हैं तो 10 घंटा में सो यहाँ जो आपका शारीरिक वर्कआउट है, बहुत तरह की चीज़ें इसमें हो ही गया है, ठीक है। तो बाकी 1 घंटा में आप मार्केट जाने या घर परिवार का समय देने के साथ जो है आप जो है कम से कम 3 घंटा जरूर पढ़िए, ठीक है। अब बुक्स क्या पढ़ना है, तो बुक्स जो है तो सबसे पहले तो जो बिल्कुल मोस्ट पावरफुल बुक है लुसेंट, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। लुसेंट क्या है, तो एक जीके का बुक पढ़िए, ठीक है। फिर जो है जनरल साइंस का जो बुक होता है वो पढ़िए। फिर जो है क्राउन का एक बिहार सामान्य ज्ञान आता है, बिहार जीके, उसको पढ़िए। फिर घटना चक्र का बुक पढ़िए, घटना चक्र अच्छा पब्लिकेशन है, ठीक है। घटना चक्र का बुक पढ़िए, और प्रत्येक सब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने 7 सब्जेक्ट जो बताया, इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष और समसामयिकी, प्रत्येक से एक एक बुक जो है कोई बेसिक बुक पढ़िए। बेसिक बुक में क्या आएगा, तो एनसीईआरटी आ सकता है, आप एनसीईआरटी को बुक को पढ़िए, एनसीईआरटी। या फिर अगर इतिहास की बुक की बात करें तो एसके पांडे का इतिहास पढ़िए, ठीक है। पॉलिटी अगर पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत का पढ़िए, या फिर उसका नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी का बुक लेके पढ़िए, परीक्षा वाणी, ठीक है। ज़्यादा नोट्स वगैरह के चक्कर में मत रहिए, कोचिंग का नोट्स जो होता है वो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। वो आपको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन लाएगा। किताब पढ़िए, मूल किताब पढ़िए, और जो बेसिक किताब है उसको पढ़िए। अगर परीक्षा वाणी की किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और समसामयिकी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमेशा जो है मासिक जो प्रतियोगिता मैगजीन है उसको जरूर पढ़िए, मासिक प्रतियोगिता मैगजीन, ठीक है। इसमें क्या है, तो सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान दर्पण, या फिर प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बुक के बारे में आगे और हम चर्चा करेंगे। ये अभी बुक के बारे में इतना रखते हैं कि आप शुरुआत करिए, लुसेंट से शुरुआत करिए, ठीक है। परीक्षा वाणी का बुक ले लीजिए, उससे शुरुआत करिए। और भी जो
अच्छी तरह से प्रस्तुति किया है, वैसे बुक को आप देख सकते हैं। और एक मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिए। जो अच्छे पब्लिकेशंस हैं, जैसे मार्केट में अभी केबीसी है, एडुटेरिया है, इन सब पब्लिकेशंस का आप मॉडल सेट ले सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी प्रकार एक बिहार सामान्य ज्ञान का एक बुक ले लीजिए, चाहे वो दृष्टि का हो या अन्य पब्लिकेशंस का हो, उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा की रणनीति थी। अब चलिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के संबंध में हमने पूरी जानकारी दिया। ये कैसा पद है, क्यों इस पद का सृजन किया गया है, इसका वेतनमान कितना होगा, इसकी शैक्षणिक योग्यता कितना होगा, उम्र सीमा क्या होगी, और इसके सिलेबस क्या होंगे, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होंगे, और तैयारी की रणनीति क्या होगा, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, संक्षेप में हमने बताया। ठीक है, और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे जल्द ही किसी अच्छे टॉपिक पर, एक्सक्लूसिव टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा स्लोगन है वो है, पूर्ण सफलता द्वार खड़ी है, मेहनत से क्यों भाग रहे हो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि लोगों का शिकायत रहता है कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास कौशल है, योग्यता है, लेकिन योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वो आप शिकायत आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर टैलेंट है, योग्यता है, तो अवसर आपके दरवाजे पे खड़ी है। ठीक है, और जीवन में कभी ना कभी 1 या 2 बार कोई भी सफलता आपके दरवाजे पे दस्तक देती है। और उस अवसर को यदि आप पहचान गए, उस अवसर को यदि आपने समझ लिया, जान लिया, तो निश्चित तौर पर वही सफलता आपको खुद गले लगाएगी। ये जो अवसर है वो आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। आप दरवाज़ा खोलिए और उसे अंदर लाइए और सफलता को एंजॉय करिए। तो धन्यवाद। जय हिंद।